गुड आफ्टरनून एवरीवन। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में हमने जितना भी अभी तक कोर्स किया है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। अब आप लोग स्कूल भी आना स्टार्ट हो गया है आपका, तो आप अपने रजिस्टर को लेकर आइए। आप अपने कंप्लीट रजिस्टर मुझसे चेक करवाएंगे और जहाँ पे भी कुछ कमियां हैं उसे आप यहीं पर पूर्ण करेंगे। तो इस तरह से आपके रजिस्टर भी कंप्लीट होते जाएंगे और चेकिंग भी पूर्ण होती जाएगी। जो आपकी बचा हुआ वर्क है या जो आपकी प्रॉब्लम्स है उनको भी यहाँ पे अपन सॉल्व करेंगे और आप वीडियोस के माध्यम से हम अपने अगले चैप्टर को भी कंटिन्यू रखेंगे। तो जो अभी बुक कीपिंग में हमारा कोर्स कंप्लीट हुआ है वो बैंक रिकॉन्सिलिएशन तक कंप्लीट हो चुका है। बैंक रिकॉन्सिलिएशन तक के आपके सारे सम कंप्लीट करके और आप रजिस्टर मुझे दिखाइए। नेक्स्ट चैप्टर जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो होगा ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का अर्थ होता है तलपट। तलपट एक सूची के रूप में होता है। यह तब तैयार किया जाता है जब हमारा जर्नल की सारी एंट्रीज कंप्लीट हो, उसके बाद लेजर भी हो चुका हो, उसके बाद जो लेजर के बैलेंसेस होते हैं उनकी सहायता से ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8 ट्रायल बैलेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं तलपट। सबसे पहले इसकी एक डेफिनेशन दी हुई है विलियम पिकल्स के अनुसार। विलियम पिकल्स के डेफिनेशन, एट द एंड ऑफ अ फाइनेंशियल पीरियड और ब्रैकेट और एनी अदर डेट, balances are extracted from the accounts which have been opened in the ledger, and a schedule in the form of a journal is prepared to check whether the total of debits is really equal to that of credits. Such a schedule is called trial balance. तो इस प्रकार से इस डेफिनेशन के द्वारा विलियम पिकल्स का कहना है कि किसी भी वित्तीय अवधि के अंत में अथवा किसी निर्दिष्ट तिथि को जो लेजर में अकाउंट्स ओपन होते हैं, खाता बही में खाते खोले जाते हैं, उनके बैलेंसेस को निकालने के बाद में उनकी एक शेड्यूल या सूची बनाई जाती है। जर्नल के जो नमूने होते हैं इस बात का परीक्षण करने के लिए तैयार किए जाते हैं कि हमने वास्तव में डेबिट या क्रेडिट के दोनों को टोटल को कंप्लीट कर लिया है। और इस प्रकार से जो बैलेंसेस निकलते हैं लेजर के द्वारा, उनसे जो लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी वह कहलाएगी ट्रायल बैलेंस। इसके मेमोरेबल टर्म्स हैं ट्रायल बैलेंस, अ स्पेसिफिक लिस्ट प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट विथ ए व्यू टू चेकिंग द अरिथमेटिकल of all the transaction posted in relevant accounts opened in the ledger under double entry system. दोहरा लेखा प्रणाली के अकॉर्डिंग, दोहरा प्रणाली के सिद्धांतों का पालन करते हुए जब हम जर्नल में एंट्री कर लेते हैं, उसके बाद जब लेखे किए जाते हैं लेजर में, तो लेजर का कार्य पूर्ण हो जाने पर जो खातों के शेषों की किसी निश्चित तिथि को हम लिस्ट प्रिपेयर करते हैं वह एक विवरण कहलाता है और वह विवरण ट्रायल बैलेंस होगा। सेकंड इसकी टर्म है बैलेंस मेथड। राइटिंग बैलेंस ऑफ ईच अकाउंट डेबिट और क्रेडिट इन द डेबिट एंड क्रेडिट साइड कॉलम ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड देयर आफ्टर ग्रैंड टोटल ऑफ ईच कॉलम इज फाउंड आउट। तो ये जो होगी बैलेंस मेथड, वह बैलेंस मेथड के अकॉर्डिंग जब हम दोनों तरफ के टोटल डेबिट और क्रेडिट के लगा लेते हैं और दोनों में जो डिफरेंस आता है वह डिफरेंस जब हम बैलेंसेस को मतलब डिफरेंस को जब हम एक लिस्ट में लिखते हैं तो वह तलपट कहलाएगा या ट्रायल बैलेंस होगा। ट्रायल बैलेंस विद बैलेंस मेथड ओनली इज प्रिस्क्राइब्ड इन द सिलेबस, अदर मेथड आर नॉट प्रिस्क्राइब्ड। वैसे इसकी जो ट्रायल बैलेंस प्रिपरेशन की मेथड है वो 4 मेथड समझाई गई है, लेकिन हम सिर्फ एक ही मेथड जो बैलेंस मेथड है वो ही उसी के अकॉर्डिंग हम सवाल करेंगे, क्योंकि वही मेथड के जो हमारे अकाउंटिंग में डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग सही मानी जाती है। बाकी जो भी मेथड्स है वो हम सीखेंगे, लेकिन हम सवालों को बैलेंस मेथड से ही करेंगे। नेक्स्ट है ग्रुपिंग ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। ग्रुपिंग ऑफ इंडिविजुअल
debtors account and individual creditors account as sundry debtors and the sundry creditors which are written in one head each. जो हमारे ग्रुपिंग मतलब समूहीकरण कर दिया जाता है असेट्स एंड लायबिलिटीज का, उसमें जब हम एक ही हेड में सभी को लिख देते हैं, जैसे सारे डेटर्स को एक साथ लिख दिया, सारे क्रेडिटर्स को एक साथ लिख दी, सारे असेट्स एंड लायबिलिटीज को एक साथ लिख देंगे, तो वह कहलाएगा ग्रुपिंग. नेक्स्ट पॉइंट है एरर्स ऑफ ओमिशन. एरर्स ऑफ नॉट रिकॉर्डिंग अ ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री. एरर्स ऑफ ओमिशन मतलब होता है भूल से संबंधित अशुद्धियां. तो ऐसी जो बहियों में कोई सौदा लिखने से छूट जाता है तो वो भूल संबंधी अशुद्धियों के अंतर्गत आता है. एरर्स ऑफ प्रिंसिपल. एरर्स ऑफ नॉट फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम सच एज परचेज ऑफ बिल्डिंग रिटर्न इन परचेज अकाउंट एक्सेट्रा. तो इस तरह से जो सिद्धांत से होने वाली अशुद्धियां होती है वह सैद्धांतिक अशुद्धियां कहलाती है. जब हमने डबल एंट्री सिस्टम के सारे प्रिंसिपल्स देखे हैं तो उन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यदि हम एंट्री नहीं करते हैं तो वह होने वाली जो एरर है वह प्रिंसिपल्स एरर कहलाती है. तो जिसका एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि जैसे हमने बिल्डिंग परचेस की है और उसे लिख दिया हमने परचेस अकाउंट में, तो वास्तव में हमें जब बिल्डिंग परचेस की है तो असेट्स आई है तो बिल्डिंग को ही डेबिट करना चाहिए, लेकिन हमने उसे परचेस अकाउंट में परचेस को डेबिट कर दिया है, तो ये प्रिंसिपल्स की एरर कहलाएगी. नेक्स्ट पॉइंट है एरर्स ऑफ ओमिशन इन पोस्टिंग. एरर्स ऑफ नॉट पोस्टिंग अ जर्नल एंट्री इन लेजर एट ऑल. जो ये वाली त्रुटि होती है या ये ऐसी भूल होती है जो कि खतौनी में या हमारे से पोस्टिंग करने में भूल हो जाए तो वह एरर्स ऑफ ओमिशन कहलाती है. जर्नल में जितनी भी होने वाली एंट्री है उनका प्रविष्टि का जो उनकी पोस्टिंग है वो यदि नहीं हो पाती है लेजर में तो वह जो होती है वह एरर्स ऑफ ओमिशन इन पोस्टिंग कही जाती है. फिर नेक्स्ट है कॉम्पनसेटिंग एरर्स. व्हेन वन एरर न्यूट्रलाइज्ड द अदर एरर इज कॉल्ड कॉम्पनसेटरी एरर. तो इस तरह से जो कंपनसेट हो जाती है, जो एक दूसरे से पूरक हो जाती है, एक की पूर्ति दूसरी गलती कर देती है, तो ऐसी अशुद्धियां क्षतिपूरक अशुद्धियां कहलाती है. किसी के खाते में डेबिट पक्ष में जितनी रकम अधिक लिख दी और किसी खाते में डेबिट पक्ष में उतनी रकम कम लिख दी तो वो आपस में कॉम्पनसेट हो गई. तो इसलिए इसी अशुद्धियां कॉम्पनसेटिंग एसेट्स कहलाती एरर्स कहलाती है. एरर्स ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड. एंटरिंग रॉन्ग अमाउंट ऑफ अ ट्रांजेक्शन इन जर्नल और सब्सिडरी बुक, वो होगी ओरिजिनल एरर ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड, जो कि हमारी प्रारंभिक लेखे की अशुद्धि कहलाती है. जर्नल में या सब्सिडरी बुक्स में यदि हमने शुरू में ही गलत एंट्री कर दी है तो वह एंट्री हमारी बाद में भी चलती जाती है, लेजर में भी होगी और ट्रायल बैलेंस तक भी वह गलती पहुंच जाती है. तो ऐसी गलतियों को एरर्स ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड या प्रारंभिक लेखे की अशुद्धि कहा जाता है. जो ट्रायल बैलेंस होता है वो हमारी अरिथमेटिकल जितनी भी मिस्टेक्स होती है उसको कंप्लीट करने के लिए या उसे पता लगाने के लिए बनाया जाता है. मीन्स यदि जर्नल से लेजर में कोई जो हमारी कोई ऐसी पोस्टिंग है जिसकी शुद्धता की हम जांच कर लें तो उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारी वास्तव में कौन सी त्रुटि हुई है जिसके कारण कि हम हमारे तलपट को सही नहीं कर पाए हैं या वह नहीं मिल पाया है. तो ये जो हमारे मेमोरेबल टर्म्स है इसके माध्यम से हम पूरे चैप्टर में क्या क्या देखने वाले हैं हम ये एक नज़र में देख लेते हैं. तो आइए अब हम इसको डिटेल में एक एक पॉइंट को देखते हैं. तो जो 8.1 है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस. वी हैव ऑलरेडी सीन हाउ एवरी entry on the debit side of an account has a corresponding entry on the credit side of some other account. This is what we call the
technical aspects of the principle of double entry system. Thus, it is but natural that the total of all the debit balances must agree with the total of all credit balances. When all the accounts of a business concern are balanced off, then they are drawn in a list, debit side on the one side and credit balance on the other sides. The list so prepared is called a trial balance. The preparation of trial balance is an essential part of process of accounting of the total of debit and credit sides are equal. It is a good proof that the ledger has been correctly written up and the books are at least arithmetically correct. Different authors have defined trial balance as under. तो इस प्रकार से जो डेफिनेशन बताई गई है यहाँ पे वो हम देखेंगे। उसके पहले इसके हम मीनिंग को अच्छे से देखते हैं कि तलपट क्या है। वी है जब हम पहले से देख चुके हैं कि हमने जितने भी जर्नल में एंट्रीज की है डेबिट साइड में जिनको हमने डेबिट किया है उसके बैलेंसेस जब हमने लेजर में लिखे हैं तो उनके हमने डेबिट बैलेंस को लिस्ट में डेबिट साइड में और जितने भी बैलेंस क्रेडिट निकले हैं उन्हें हम क्रेडिट साइड में लिख देते हैं। तो उसके द्वारा जो लिस्ट तैयार होती है या जो उसकी सूची बनेगी वह सूची ट्रायल बैलेंस कहलाती है। तो लेखांकन में अकाउंटिंग में जब हम सबसे पहले सारे ट्रांजैक्शन को जब जर्नल में लिखते हैं उसके बाद लेजर में उसे हम ट्रांजेक्ट करते हैं या पोस्टिंग करते हैं और उसके बाद ही हम सारे उसके टोटल को निकालते हैं बैलेंसेस को। तो ये सभी जो प्रोसेस होती है इसमें भूल से जो व्यापार में वित्तीय परिणाम प्राप्त कोई भी अगर भूल हो जाती है तो उससे जो हमारे फाइनेंशियल जो डिसीजंस होते हैं वो काफ़ी अफेक्टेड होते हैं और इसकी हमको भली भांति पूरी तरह से जांच कर लेना चाहिए। हमने जो भी बैलेंसेस निकाले हैं जो हमने डेबिट की लिस्ट में लिखे हैं क्रेडिट में लिखे हुए हैं वे हमारे सही बैलेंसेस हैं या नहीं इनका हम पता लगाकर ही उसका टोटल लगाएंगे ट्रायल बैलेंस का या तलपट की सूची का। तो इसमें जो विभिन्न खातों में अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि रह जाती है कोई एरर रह जाती है तो उसका हमको पता लगा करके और ट्रायल बैलेंस बनाते समय ही दूर कर लेना चाहिए ताकि हमारा ट्रायल बैलेंस कभी भी इनकरेक्ट न रहे। तो इसलिए जब हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेंगे तो हम यह पूरी तरह से जांच लें कि हमारे जो डेबिट साइड के सारे बैलेंसेस है उनकी टोटल जो हमारे लेजर के बैलेंसेस है वो उनसे सही उतारी गई हो और जो हमारे बैलेंसेस हैं वो जर्नल के अकॉर्डिंग ही हमने उनकी पोस्टिंग की गई हो। तो उसके बाद भी यदि कुछ गलती रह जाती है तो उसे फिर हम बाद में सुधारते हैं, लेकिन बनाते समय भी हमें विशेष रूप से बैलेंसेस को ध्यान में रखना चाहिए। अब इसकी डेफिनेशंस हम देखेंगे। डेफिनेशन कई ऑथर ने दी है, विभिन्न जो लेखाशास्त्री है उन्होंने अपने अपने व्यू या अपने अपने अकॉर्डिंग उनके मत के अनुसार अलग अलग शब्दों में उनको परिभाषित किया है या डेफिनेशन डिफाइन किया है। फर्स्ट डेफिनेशन जो है स्पाइसर एंड पैगलर, when all posting have been duly made up to a certain date, that is when the double entry has been completed for every transaction, a list of balances can be drawn and this list is known as trial balance. स्पाइसर एंड पैगलर के अकॉर्डिंग वे ये बताना चाहते हैं कि किसी भी एक डेट को जब हम पोस्टिंग कंप्लीट कर लेते हैं और सभी ट्रांजैक्शन को डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग जब हम लिख लेते हैं तो उन बैलेंस से जब बैलेंस शीट बनाई जाती है या जब उनकी लिस्ट बनाई जाती है तो यह लिस्ट बैलेंस शीट कहलाती है। According to Rowland, the final list of balances totaled and combined is called trial balance. जब हम सारे जो हमारे बैलेंसेस हैं उनको हम एक फाइनल लिस्ट में लिख लेते हैं या उनकी टोटल को कंबाइन करके लिख लेते हैं तो वह ट्रायल बैलेंस कहलाता है। According to Cotter, trial balance is a schedule or list of those debit and credit balances
which are extracted from various accounts in the ledger, and the balance of cash in hand and cash at bank as shown by the cash book are also included in it. क्वार्टर के अकॉर्डिंग भी तलपट ये उस सूची को या उस लिस्ट को कहते हैं जिसमें खाता बही के जितने भी बैलेंसेस निकाले गए हैं उनके डेबिट और क्रेडिट बैलेंस को लिखा जाता है, जिसमें कैश बुक के जो हमारा कैश इन हैंड है और कैश एट बैंक है उनके भी टोटल या बैलेंसेस को इंक्लूड किया जाता है। विलियम पिकल्स के अनुसार at the end of financial period or any other date, balances are extracted from the account which have been opened in the ledger, and a schedule in the form of journal is prepared to check whether the total of debit is really equal to the total of credits. Such a schedule is called trial balance. विलियम पिकल्स की डेफिनेशन भी हम देख चुके हैं। उनके अकॉर्डिंग भी किसी भी जो फाइनेंशियल पीरियड है उसमें उसके अंत में या उस पीरियड में के जो भी उनका डिसाइड किया गया है फाइनेंशियल ईयर उसके समय किसी भी एक डेट को जब हम लेजर में अकाउंट खोल जो ओपन किए गए हैं उनके बैलेंसेस को एक स्थान पर लिखते हैं या कहीं एक शेड्यूल करते हैं उन्हें, तो उस लिस्ट को ट्रायल बैलेंस कहा जाता है। टू कंक्लूड, अ ट्रायल बैलेंस इज अ स्पेसिफिक list prepared on a particular date with a view to checking the arithmetical accuracy of all the transaction posted in relevant account opened in the ledger under double entry system. It is a result of double entry system of bookkeeping. तो पूरी तरह से जब हम कंक्लूजन निकालें सारी डेफिनेशन का तो उसके अनुसार हम यह कह सकते हैं कि किसी भी एक स्पेसिफिक लिस्ट जो हम फाइनल डे पर या वित्तीय वर्ष की जो पूरी हमने ट्रांजैक्शन की है उसके लास्ट डेट पर जब हम उस लिस्ट को बनाते हैं या प्रिपेयर करते हैं, वह इसलिए करते हैं क्योंकि अर्थमेटिक हमारी शुद्धता की जांच हो सके, एक्यूरेसी की हमारी चेकिंग हो सके। तो तब जब वो लिस्ट बनाई जाती है तो वह रिजल्ट जो होगा वह ट्रायल बैलेंस कहलाएगा। जो हमने लिस्ट में सारे बैलेंसेस लिखे हैं उनको प्राप्त करने के लिए हमने डबल एंट्री सिस्टम का यूज़ किया हुआ होना चाहिए, तभी वह वैल्यूएबल या मान्य होगा। तो इस प्रकार से ये जो डेफिनेशंस हमने देखी है इन सभी डेफिनेशन को आपको देखने के बाद इसके मीनिंग एंड डेफिनेशन बहुत ही ध्यान से समझ करके और अच्छे से लर्न करना है। अब इसका जो पॉइंट नेक्स्ट होगा वो है 8.3। ये हम कैरेक्टरिस्टिक्स पहले देखेंगे क्योंकि जो हम मीनिंग एंड डेफिनेशन देखते हैं उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट्स होंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब विशेषताएं और स्पेशल फीचर्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रायल बैलेंस आर एज अंडर। ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट, it is not an account. It is prepared on a specific date. It contains a list of balances of ledger account and cash book. The total of debit side and credit side is always equal. If the total of debit side is not equal to the total of credit side, there is a possibility of arithmetic error. Even if the total of debit and credit side is equal, it cannot be a conclusive proof of accuracy of accounting. It's only a working paper. It verifies the arithmetic accuracy of posting of entries from journal to the ledger. तो ये जितनी भी मेन पॉइंट्स दिए हुए हैं जो आपको डार्क अक्षरों में दिखाई दे रहे हैं इन्हें आपको मेन पॉइंट बनाना है और इन मेन पॉइंट को बना करके यही पूरी इसकी जो लाइनें हैं इसको आपको डिस्क्रिप्शन के रूप में या डिटेल के रूप में उसमें लिखना है। तो ये सारे पॉइंट्स को आपको लिखना है। 7 पॉइंट आप वर्किंग पेपर बनाएंगे और 8 पॉइंट बनाएंगे अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। तो इस तरह से ये मेन पॉइंट बना करके जब आप इनकी डिटेल लिखेंगे तो आपका ये जो 8 पॉइंट का क्वेश्चन है वो आपको थोड़ा समझ में भी आएगा कि आपने इसमें क्या समझा है इनकी डेफिनेशन और मीनिंग को देखते हुए, और उसके हिसाब से थोड़ा आप इसमें ज़्यादा लिखेंगे। तो ये जो स्टेटमेंट होता है, फर्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। यह एक स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं होगा। जिस तरह से हम सारे बैलेंसेस को लेकर के
एक किसी भी निश्चित तिथि पर उन्हें एक स्थान पर लिखते हैं तो वह एक लिस्ट के रूप में लिखा जाता है, जो कि एक स्टेटमेंट भी कहलाता है। इसे हम अकाउंट नहीं कह सकते। सेकंड, स्पेसिफिक डेट, यह किसी भी एक निश्चित तिथि पर बनाया जाता है। जो भी हमारी अवधि की मान्यता के अकॉर्डिंग जो हमने हमारा वित्तीय वर्ष या वित्तीय अवधि रखी है, उस अवधि के समाप्त हो जाने पर जब किसी भी एक डेट पर हम यह ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं, वही स्पेसिफिक डेट मानी जाएगी। लिस्ट ऑफ बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट एंड कैश बुक, जो हम लिस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं वो सारे लेजर्स के जितने भी बैलेंसेस हैं उनके अकॉर्डिंग, और जितने भी कैश बुक के बैलेंस हैं उनको हम लिख करके और वह ट्रायल बैलेंस तैयार करेंगे। द टोटल ऑफ डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड इज ऑलवेज इक्वल। जब भी हम ट्रायल बैलेंस को बनाते हैं तो उसका डेबिट साइड का, डेबिट पक्ष का योग और क्रेडिट पक्ष का दोनों का बराबर होना चाहिए, तभी यह माना जाएगा कि हमने सही ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया है। इफ द टोटल ऑफ डेबिट एंड साइड एंड क्रेडिट साइड इज नॉट इक्वल, यदि उसमें दोनों में इक्वलिटी नहीं होती है तो यह माना जाएगा या ऐसी संभावना है कि हमारी कुछ गणितीय संबंधी अशुद्धि इसमें रह गई है। तो कैन नॉट बी कंक्लूड प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग, कभी भी हम इसे पूर्णतः नहीं मानेंगे। मतलब पूरी तरह से हमारा प्रूफ ये एक्यूरेसी के या पूरी जांच के लिए अकाउंटिंग में हम ये नहीं कह सकते कि हमारा ट्रायल बैलेंस एकदम परफेक्टली सही बना हुआ है। यह एक सिर्फ वर्किंग पेपर के रूप में रहता है, इसे हम किसी भी डॉक्यूमेंट के रूप में नहीं मानते। जो अर्थमेटिक एक्यूरेसी होती है उसको भी हमें वेरीफाई करना होता है, उसकी भी हमें जांच करनी होगी। किसी भी तरह से हो सकता है कि इसका हमने टोटल भी मिला लिया लेकिन उसके बाद भी इसमें कोई मिस्टेक रह गई। तो इसलिए ये जितने भी इसके स्पेशल फीचर्स हैं या ट्रायल बैलेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रायल बैलेंस हैं, इनके सभी पॉइंट्स को आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से या जो हमारा मीनिंग, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स है, इस पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए आपको इसे अच्छे से लिखना रहेगा। अब इसके जो नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस, इनके पॉइंट्स हम देखेंगे। 8.2 द फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस। तलपट बनाने के लिए कौन कौन से क्या आवश्यकता है या क्या उद्देश्य है जिसके कारण कि हम तलपट को प्रिपेयर करें। फर्स्ट पॉइंट है चेकिंग द अरिथमेटिक एक्यूरेसी। If the two sides of the trial balance are equal, then it is proved that the book of accounts are at least arithmetically correct. Locating the errors in casting with the help of a trial balance, errors in casting, the books of subsidiary records can immediately be located. Third, locating the errors in posting from the book of subsidiary record to ledger can easily be located with the help of trial balance. Locating the errors in balancing, if there is any error in balancing the ledger account, it can also be located with the help of trial balance. Verification of schedule of debtors and creditors. A trial balance enables us to verify whether the schedule of debtors and creditors is correct or not. Test of adherence to double entry system. Trial balance is an evidence of the fact that the principle of double entry system have been fully followed in respect of all the transaction. Useful for preparing the final account. Trial balance is very useful for preparing the trading account, profit and loss account and balance sheet, as it provides sufficient information. Useful for comparison. By comparing the trial balance of present year and previous year, important conclusions may be drawn about the financial state of the affairs. Then needs के ये सारे जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को भी अब हम एक एक को अच्छे से समझेंगे। फर्स्ट, चेकिंग द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी।
जो हमारी जितनी भी हमने बैलेंसेस उतारे हैं उनकी गणित संबंधी किसी भी तरह की कोई अशुद्धि तो नहीं है, इसका पता लगाने के लिए ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है। जो हमारी टोटल लगाई हमने, यदि हमने उसमें टोटल लगाने में किसी तरह की कोई गलती कर दी है तो वह एरर का पता हम यहाँ पर लगा सकते हैं। तो किसी भी तरह से यदि टोटल में किसी एक डिजिट की भी गड़बड़ हुई है तो उसे हम यहाँ पर लेज़र के बैलेंसेस को चेक करके और पता करेंगे। लोकेटिंग द एरर्स ऑफ पोस्टिंग, किसी भी तरह से यदि हमने पोस्टिंग करने में जर्नल से लेज़र में जब हम ट्रांसफ़र करते हैं या उसे पोस्ट करते हैं तब भी यदि कोई गलती होती है तो उसे भी हम यहाँ पर पकड़ सकते हैं। लोकेटिंग द एरर इन बैलेंसिंग, जो बैलेंस निकाला है हमने उसमें भी यदि कोई त्रुटि हुई हो तो उसका भी हम पता लगा सकते हैं, क्योंकि जब हम टोटल लगाते हैं तो और उसका जब हम बैलेंस निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो हो सकता है कि उसमें भी किसी प्रकार की कोई अशुद्धि आ गई हो तो वह भी प्रकाश में आ जाती है। वेरिफिकेशन ऑफ शेड्यूल ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, टोटल जितने भी देनदार और लेनदार हैं उनकी भी हम पूरी लिस्ट देखेंगे और जो उन्हें हमने एक किया है, एकीकरण किया है तो उस जो ग्रुपिंग कर दिया है उसे भी चेक करेंगे कि टोटल इसमें डेटर्स और क्रेडिटर्स लिख लिए गए हैं और उसका ही हमने यहाँ पे बैलेंस लिखा है। डबल एंट्री सिस्टम, हमने दोहरा लेखा प्रणाली का पूरे सिद्धांतों का पालन किया है या नहीं, यह भी जानकारी हम पूरी ले लेंगे, क्योंकि दोनों ही पक्षों में उसकी एंट्री की जानी चाहिए और दोनों ही उसके बैलेंस उसको अफेक्टेड करते हैं। तो दोनों ही हमारे जो बैलेंस है वो सेम आ रहे हैं या नहीं, यह भी हम चेक कर सकते हैं। जो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रिपेयर करते हैं, जिसे फाइनल अकाउंट कहते हैं, तो उसके बनाने के लिए भी हमारे लिए ट्रायल बैलेंस बहुत कंपलसरी होता है। यदि हमारा कंप्लीट ट्रायल बैलेंस बनेगा और उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होगी तो उसकी सहायता से जो फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किए जाएंगे वह भी पूरी तरह से ऑथेंटिक होंगे, उसमें भी किसी तरह की कोई कभी भी गलती नहीं रहेगी। यूजफुल फॉर कंपैरिजन, यह हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं लास्ट ईयर एंड प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर में जो हमने लिखा है उसका हम तुलनात्मक अध्ययन करके और जो भी डिसीजन होगा तो वो महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकालने के लिए भी बहुत ही सहायक होती है हमारे लिए ट्रायल बैलेंस। तो इन सारे पॉइंट्स को देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि जितने भी लेजर में अकाउंट ओपन किए गए हैं या कैशबुक में या बैंक का जो हमारा बैलेंस है, उन सब के जब हम बैलेंसेस को किसी भी एक लिस्ट में जो हम अर्थमेटिकल एरर न रह जाए इसलिए जब हम उसे एक स्थान पर लिखते हैं तो वह किसी भी एक डेट को जब बनाई जाती है तो वह ट्रायल बैलेंस कहलाती है। और ट्रायल बैलेंस होने से, सही होने से हमारे फाइनेंशियल जो अकाउंटिंग है वो भी पूरी वैल्यूएबल हो जाएगी या उसकी भी हमारी सार्थकता सिद्ध होगी। तो इसके जितने भी हमारे नीड्स और इम्पोर्टेंस या ऑब्जेक्टिव्स हैं ये आपको बहुत अच्छे से करना है। ये पॉइंट्स जब आप लर्न करेंगे तो इसकी आप वीडियो बनाइए और इसे आप लिखेंगे लर्न करके, तो उसकी फ़ोटो भी खींच कर आप मुझे भेजेंगे। ये 8 पॉइंट है, पूरे 8 पॉइंट आपको कंप्लीट करने हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पूरे चैप्टर में जब सम किए जाते हैं, सवाल किए जाते हैं, तो उसकी थ्योरी में कुछ जो हेडिंग होते हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, जो मैं आपको वीडियो बनाते समय समय पर बताती रहती हूँ। तो इन पॉइंट्स को आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। ये एक अच्छा क्वेश्चन बनता है थ्योरी के लिए, नीड और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस। तो इन पॉइंट को आप एक्सप्लेन कीजिए। यदि आप अच्छे से इसका मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स कर लेते हैं तो आपको नीड और ऑब्जेक्टिव्स करने में भी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब इसका जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट हम देख लेते हैं। ट्रायल बैलेंस, वैसे लिस्ट जो होती है, लिस्ट में कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं होगा, लेकिन फिर भी जब हम, जैसे हमने बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर किया था, उसी तरह यहाँ पे भी कॉलम हम जरूर उसके बनाएंगे। तो जो कॉलम रहेंगे उसके, वो सबसे पहला रहेगा लेजर अकाउंट्स,
जिसमें हम उसके नीचे सारे अकाउंट्स लिखेंगे जिनको हमने बैलेंसेस के रूप में यहाँ पर लिखना है। तो उन सारे अकाउंट्स के नाम जो होंगे वो यहाँ पे हम फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे। सेकंड कॉलम होगा LF का, मतलब लेजर फोलियो। जो हमने लेजर में अकाउंट्स ओपन किए हैं वह किस पेज नंबर पर किए हैं, वो पेज नंबर हम यहाँ पर सेकंड कॉलम में डालेंगे। जैसा कि अभी तक हमने देखा है जर्नल और लेजर में LF और JF के कॉलम हम ब्लैंक छोड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम अभी सिर्फ बनाना सीख रहे हैं, प्रैक्टिकली उसे हम बना नहीं रहे हैं। तो जब ओरिजिनल बुक ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर होती है तो वहाँ पर ये पेजिंग भी की जाती है। तो ये अभी ब्लैंक जाएगा। नेक्स्ट 2 कॉलम है अमाउंट के। फर्स्ट कॉलम होगा डेबिट अमाउंट एंड सेकंड होगा क्रेडिट अमाउंट। डेबिट अमाउंट के कॉलम में वह अमाउंट लिखी जाएगी जिनके डेबिट बैलेंसेस हमने लिखे हैं, और जिनके क्रेडिट बैलेंसेस लिखे हैं उनको हम क्रेडिट अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे। जब हमने लेजर अकाउंट्स को फर्स्ट कॉलम में उनके नाम के साथ लिखा है तो उसका हम लेजर में से ही देखेंगे कि कौन सा बैलेंस आ रहा है, और उसके फिर बैलेंस के अकॉर्डिंग ही हम उसे डेबिट या क्रेडिट में लिखना कंफर्म करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे एनालिसिस ऑफ कॉलम्स ऑफ ट्रायल बैलेंस दिया है, इसे भी आप देखेंगे बहुत अच्छे से। और इसका जो हेडिंग है वो हेडिंग आप देखिए, ट्रायल बैलेंस, फिर ब्रैकेट में लिखा है एज ऑन, और फिर जो भी लास्ट डेट पे हम बनाते हैं उस डेट पर इसे लिखा जाता है, वही डेट यहाँ पर डाली जाती है। तो इसके हेडिंग के रूप में ट्रायल बैलेंस एज ऑन जनरली 31 दिसंबर और 31 मार्च लिखा जाता है, क्योंकि ज़्यादातर जो व्यवसायी होते हैं वे अपने फाइनेंशियल ईयर को या वित्तीय अवधि को इसी तरह 1 जनवरी टू 31 दिसंबर या फिर 1 अप्रैल टू 31 मार्च ही रखते हैं। तो जो भी आपको सवाल में दिया जाएगा वही आपको यहाँ पर लास्ट डेट लिखनी रहेगी। ये जो फॉर्मेट प्रिपेयर किया गया है ये अकॉर्डिंग टू विलियम पिकल्स, जो विलियम पिकल्स है उन्होंने ही इस फॉर्मेट को डिसाइड किया है। यह फॉर्मेट एक लिस्ट का फॉर्मेट है, इसे हम इसी तरह बनाएंगे जो सिंपल लिस्ट हम 1 2 3 4 लिखकर सीरियल नंबर लिख करके बनाते हैं वैसी न करके, और इसे एक फॉर्मेट के रूप में हम देखेंगे। तो यहाँ तक आपने आज देख लिया। अब हम अगली वीडियो में देखेंगे इसकी मेथड्स। तब तक आप इसकी थ्योरी और इसके जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हुए हैं ये आप लर्न करेंगे और इसकी फ़ोटो खींचकर मुझे सेंड करेंगे।